नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी स्पेशल एजुकेशन के अभ्यर्थियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम ट्रिकी में, जहां पर हम बात करते हैं स्पेशल एजुकेशन के वीडियोस पर। और आज की जो आपके सामने वीडियो है वह है लर्निंग यानी कि अधिगम पर। और जितने भी अभ्यर्थी हैं डीएड स्पेशल एजुकेशन फर्स्ट ईयर के, चाहे वह इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का अभ्यर्थी हो, चाहे वह हेयरिंग इम्पेयरमेंट का अभ्यर्थी हो, चाहे वह विजुअल इम्पेयरमेंट का अभ्यर्थी हो, जितने भी डीएड के अंतर्गत कोर्सेज चलते हैं, ये आपका कॉमन पेपर का टॉपिक है। और टॉपिक है कहाँ से? आपका एजुकेशन साइकोलॉजी से। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जितने भी अभ्यर्थी यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, रीट की तैयारी कर रहे हैं और सी टेट की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा, इनके लिए भी यह टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इससे कुछ ना कुछ आपको देखने को पेपर में जरूर मिलेगा, चाहे वह डीएड के अभ्यर्थी हों, चाहे वह शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी कर रहे हों। तो सभी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आज का। और साथ ही साथ चैनल पर यदि नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और बेल आइकन में जो ऑल का ऑप्शन आता है उसी को प्रेस कीजिएगा, जिससे कि हमारी जितने भी वीडियोस होंगी उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहेगी, आप लोग भी वीडियोस को देख सकेंगे। और अपने मित्रों के पास में वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। यदि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। हम बात करते हैं अधिगम पर। और आप सभी को पता है कि अधिगम क्या है। सभी को पता है, आप लोग अपने जीवन में अधिगम का ही प्रयोग करते हैं और लगभग हर व्यक्ति अधिगम करता है। यानी कि बात हो रही है लर्निंग की, बात हो रही है सीखने की, उसी को हम क्या कहते हैं? अधिगम। सीखने को ही हम कहते हैं अधिगम, या इंग्लिश में अगर हम बात करें तो लर्निंग को ही हम क्या कहते हैं? अधिगम। मगर जो भी हमारे व्यवहार में परिवर्तन आए वह कैसा होना चाहिए? वह स्थायी होना चाहिए। स्थायी परिवर्तन होगा वो कहलाएगा आपका अधिगम। हमारे व्यवहार में कोई भी परिवर्तन हो वह स्थायी रूप से अगर हो रहा है तो वह अधिगम कहलाएगा। अगर स्थायी रूप से परिवर्तन नहीं हो रहा है तो वह अधिगम नहीं कहलाएगा। इतना याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं अधिगम अभ्यास, प्रशिक्षण, अनुभव के द्वारा व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन लाने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? अधिगम। हमने कोई भी अभ्यास किया, कोई भी किसी से प्रशिक्षण लिया। मान लीजिए आप डीएड स्पेशल एजुकेशन का कोर्स कर रहे हैं, यहाँ पर आप प्रशिक्षण ले रहे हैं और यहाँ पर आप प्रशिक्षण ले रहे हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, यानी कि जो आपके दिव्यांग बच्चे हैं इनको पढ़ाने के लिए आप प्रशिक्षण ले रहे हैं। जो चीज़ें आपने यहाँ पर सीखी और वह जो परिवर्तन स्थायी हुआ, जिसका आपने प्रयोग किया अपने जीवन में, वह क्या कहलाएगा? आपका अधिगम कहलाएगा। अब हम बात करते हैं, अधिगम एक व्यापक शब्द है जिसका अर्थ है व्यवहार में परिवर्तन। अधिगम एक व्यापक शब्द है जिसका अर्थ क्या है दोस्तों? व्यवहार में परिवर्तन। और जो मैं परिभाषाएं आपको बताऊंगा मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। जितने भी अभ्यर्थी यूपी टीईटी की तैयारी कर रहे हैं, जितने भी अभ्यर्थी रीट की तैयारी कर रहे हैं, इनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और डीएड के लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ही यह टॉपिक। तो दोस्तों अधिगम कहा किसने? क्रो एंड क्रो जी ने क्या परिभाषा दी? इन्होंने 3 चीज़ों पर केवल बात की। कहा आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन क्या है? सीखना है। क्या कहा इन्होंने? क्रो एंड क्रो जी ने क्या कहा? कहा आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन ही सीखना है। यानी कि सीखना आदतों, ज्ञान एवं अभिवृत्तियों का अर्जन है, ऐसा कहा क्रो एंड क्रो जी ने। अब आप लोग कैसे ट्रिक बना लीजिए, कैसे आप लोग याद करेंगे? आप लोग जो भी ट्रिक बनाइएगा याद कीजिएगा और हमेशा याद कीजिएगा, क्रो एंड क्रो ने 3 चीज़ों पर बात की, आदत, ज्ञान और अभिवृत्ति। आदत, ज्ञान और अभिवृत्ति पर इन्होंने बात की क्रो एंड क्रो जी ने। तो
क्रो एंड क्रो जी ने बात की आदत, ज्ञान और अभिवृत्ति पर। ऐसे याद रखिएगा, क्रो एंड क्रो ने किस पर बात की? आदत, ज्ञान और अभिवृत्ति पर। या ऐसे याद कर लीजिएगा कि आदत, ज्ञान और अभिवृत्ति पर किसने बात की? तो क्रो एंड क्रो जी ने कहा, या इन्होंने परिभाषा दी। अब हम बात करते हैं, बहुत ही अच्छी चीज़ देखिएगा, नोट में लिखिएगा इसको। अधिगम एक प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती रहती है, जिससे हम कुछ ना कुछ सीखते हैं। क्या कहा? अधिगम एक प्रक्रिया है। याद रखिएगा, ये अधिगम के बारे में बोला गया है। यह अधिगम के बारे में बोला गया है। क्या कहा गया है अधिगम के बारे में? यह एक प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती रहती है, यानी कि जीवन भर चलती रहती है, और जिससे हम कुछ ना कुछ सीखते हैं। अब हम बात करते हैं गिलफोर्ड जी के अनुसार इन्होंने क्या कहा? गिलफोर्ड जी ने कहा कि व्यवहार के कारण व्यवहार में आया परिवर्तन ही अधिगम है। कैसे याद करेंगे? व्यवहार, मान लीजिए आपका एक मित्र था और दूसरा मित्र था, दो मित्र आप लोग थे। आपका थोड़ा सा व्यवहार परिवर्तन हुआ, उस मित्र का थोड़ा सा व्यवहार परिवर्तन हुआ, और आप दोनों ने लड़ाई कर ली। और लड़ाई कर ली तो आप दोनों ने क्या किया? एक दूसरे के गालों को फोड़ दिया। तो क्या हो गया? गिलफोर्ड जी ने क्या कहा? व्यवहार के कारण व्यवहार में आया कोई भी परिवर्तन क्या कहलाएगा? अधिगम कहलाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं बीएफ स्किनर जी की, और याद रखिएगा दोस्तों, स्किनर जी ने प्रयोग किस पर किया था? तो स्किनर जी ने प्रयोग किया था चूहे पर। और क्या कहा इन्होंने? अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य या उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया है। अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन यानी कि एडेप्टेशन की प्रक्रिया है, ऐसा कहा बीएफ स्किनर जी ने। अब हम बात करते हैं वुडवर्थ जी के अनुसार, और वुडवर्थ जी ने क्या कहा? इन्होंने कहा दो चीजें, दो परिभाषा इन्होंने दी। पहली क्या थी? अधिगम विकास की एक प्रक्रिया है। इन्होंने कहा कि अधिगम विकास की एक प्रक्रिया है। और दूसरी क्या कहा? नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रतिक्रिया का अर्जन अधिगम कहलाता है। क्या कहा दोस्तों? कि हमारा जो नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाएं, जो हमने नया ज्ञान उपलब्ध किया, अपने पास रखा, और उनसे जो नई नई प्रतिक्रियाएं की, तो ये क्या कहलाएगा? आपका अधिगम कहलाता है। गेट्स ने क्या कहा? अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना ही अधिगम है। जो हमारे पास अनुभव था, उसके द्वारा जो हमने अपने व्यवहार में परिवर्तन लाया, उसको हमने क्या कहा? अधिगम कहा। ऐसा किसने कहा? गेट्स ने कहा। अब हम बात करते हैं दोस्तों अधिगम के पक्षों पर। और अधिगम के पक्षों पर अगर हम बात करते हैं तो पहला पक्ष आपके सामने है, जिसे कहा गया संज्ञानात्मक पक्ष, या कहीं कहीं पर आपको लिखा होगा ज्ञानात्मक पक्ष। तीन पक्ष होते हैं अधिगम के, कहा गया संज्ञानात्मक या ज्ञानात्मक पक्ष। दोस्तों यह 1956 में आया, और इसमें ज्ञान के द्वारा सीखने पर बात की गई। किसके द्वारा दोस्तों? ज्ञान के द्वारा सीखने पर बात की गई। ज्ञान के द्वारा अगर हम अधिगम करते हैं तो हमारा वह संज्ञानात्मक या ज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत आ जाएगा। दूसरा हम बात करते हैं क्रियात्मक पक्ष, यानी कि क्रिया से सीखना। हम क्रियाओं से, हमने संगीत से कुछ सीखा, हमने को करिकुलर एक्टिविटीज़ की, यानी कि सह पाठ्यक्रम क्रियाएं की, उनसे कुछ सीखा, तो यह क्या दोस्तों? आपका क्रियात्मक पक्ष आएगा। और भावनाओं से सीखना दोस्तों भावात्मक पक्ष के अंतर्गत आता है। अब हम बात कर लेते हैं कि अधिगम को कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो प्रभावित करते हैं। अधिगम को ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो प्रभावित करते हैं, और जिनमें से आपका पहला कारक है बुद्धि। आप सभी को पता है कि जो तीव्र बुद्धि के बालक होंगे वो अच्छा सीखेंगे उन बच्चों की अपेक्षा जो मंद बुद्धि के बालक हैं या जो सामान्य बुद्धि के बालक हैं। सामान्य बुद्धि के बालक जो होते हैं उनका आईक्यू लेवल कितना होता है? तो दोस्तों उनका आईक्यू लेवल होता है 90 से 110। और अगर इनसे ऊपर बच्चा जाता है तो हम कह सकते हैं कि बच्चा तीव्र बुद्धि का है। और बच्चा तीव्र बुद्धि का है तो क्या इस बच्चे से भी अच्छा सीखेगा, और मंद जो बालक होते हैं, बुद्धि बालक होते हैं, जो बौद्धिक अक्षम बालक होते हैं, उनसे भी अच्छा सीखेगा। तो हुआ ना आपका बुद्धि का प्रभाव।
अब हम बात करते हैं दूसरे प्रभाव पर, तो यहाँ पर आता है स्वास्थ्य एवं उम्र। आप सभी को पता है कि बच्चा शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में जाता है और उम्र के साथ साथ उसकी समझदारी, उसके करने का ढंग, उसका तरीका जो है वह बदलता जाता है। मान लीजिए कि बच्चा जब छोटा था, शैशवावस्था बाल्यावस्था में था, तो हम उसको प्लस सिखाते थे यानी कि जोड़ सिखाते थे, तो क्या करते थे, उंगलियों पर सिखाते थे या वस्तुओं को दिखा दिखा करके सिखाते थे। लेकिन उसने क्या किया, अपने व्यवहार में परिवर्तन किया और अब वह मुंह से यानी कि मुंह जबानी ही चीज़ों को सीख लेता है, मुंह जबानी ही वह गुणा भाग कर लेता है, या जो उसने नए नए परिवर्तन आए वो सभी क्या है दोस्तों, यानी कि बच्चा बालक अपनी उम्र के अनुसार चीज़ों को अच्छे से सीखता जाता है और इसका जो प्रभाव है वह भी आपके अधिगम पर भी पड़ता है। स्वास्थ्य दोस्तों, आप सभी को पता है कि एक स्वस्थ शरीर, यदि आपका स्वस्थ शरीर है, यदि बच्चे का स्वस्थ शरीर है, तो उसमें स्वस्थ मस्तिष्क निवास करेगा। तो इसके अर्थ क्या कहलाता है दोस्तों, जब हमारा मस्तिष्क शरीर अच्छा होगा तब हमारा मस्तिष्क अच्छा होगा और हम अच्छी क्रियाओं को सीखेंगे, अच्छी तरीके से उन क्रियाओं को हम करना सीख पाएंगे। अब हम बात करते हैं इन्वायरमेंट यानी कि वातावरण पर। वातावरण का क्या प्रभाव पड़ता है, वातावरण का क्या प्रभाव पड़ता है, बालक के परिवार का वातावरण कैसा है, समुदाय कैसा है, कक्षा और विद्यालय का वातावरण कैसा है। मान लीजिए परिवार में बालक के ऐसे व्यक्ति रह रहे हैं जो उसको अधिगम में पठार उत्पन्न कर रहे हैं, यानी कि बच्चा सीखना चाह रहा है लेकिन कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो उसको रोक रहे हैं। रोकने का मतलब ये नहीं है कि उसको विद्यालय जाने से मना कर रहे हैं, लेकिन वहाँ का वातावरण ऐसा है कि बच्चा विद्यालय जाएगा या नहीं जाएगा, किस प्रकार से जाएगा या नहीं जाएगा, किस पर डिपेंड करता है दोस्तों, वहाँ के वातावरण पर डिपेंड करता है। यदि परिवार के लोग चाहेंगे कि बच्चा अच्छा नागरिक बने, एक बच्चे का सार्वभौमिक विकास हो, तो क्या वहाँ का अगर मान लीजिए ऐसे माता या पिता हैं या ऐसे उसके घर के व्यक्ति हैं जो प्रतिदिन क्या करते हैं दोस्तों, प्रतिदिन क्या करते हैं, लड़ाई करते हैं, तो उसका जो बच्चा होगा वह भी उसी प्रकार से उसमें ढलेगा। क्योंकि बच्चा कैसे सीखता है, बच्चा अधिगम से सीखता है, जो देखता है वही सीखता है। जैसे वातावरण में बच्चा रहेगा बच्चा वैसा ही हो जाएगा, जैसा समुदाय होगा बच्चा वैसा ही हो जाए। अब कक्षा की बात करते हैं, कक्षा में क्या होना चाहिए, कक्षा में एक ऐसा वातावरण होना चाहिए जब भी कोई शिक्षक पढ़ाए तो जितने भी बच्चे हैं शिक्षक पर ध्यान केंद्रित रहे, शिक्षक को ऐसे पढ़ाना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि कक्षा में जो लाइटिंग की व्यवस्था है, लाइट की व्यवस्था है, वो सही से होनी चाहिए। तो इन सब चीज़ों का प्रभाव पड़ता है आपके अधिगम पर। विद्यालय में मान लीजिए कोई मानसिक मंदित बच्चा पढ़ने जा रहा है या ऐसा बच्चा पढ़ने जा रहा है जो चलन दिव्यांगता से ग्रसित है, तो क्या होगा, विद्यालय का जो वातावरण है वहाँ पर किस प्रकार से वहाँ का प्रधानाचार्य किस प्रकार से हैं, किस प्रकार से उन्होंने सभी चीज़ों को डील करके रखा है, तो इन सब चीज़ों का भी प्रभाव पड़ता है। साथ ही साथ अगर विद्यालय का वातावरण ऐसा होता है कि बैरियर फ्री वातावरण, यानी कि ऐसा वातावरण जहाँ पर एक विशेष बच्चे भी आ सके, सामान्य बच्चे भी आ सके, जिनको किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो, तो विद्यालय का वातावरण भी प्रभावित कहीं ना कहीं करता है। अब हम बात करते हैं वंशानुक्रम की, और कहा गया है मनोवैज्ञानिकों के अनुसार कि जिनके माता पिता जिन बच्चों के माता पिता बुद्धि जिनकी अच्छी होगी, उनके जो बच्चे हैं उनकी भी बुद्धि अच्छी होगी। ऐसा कहा गया है दोस्तों वंशानुक्रम के बारे में, क्योंकि जो चीज़ें हमारे माता पिता से हमें प्राप्त होती हैं और हमारे माता पिता को हमारे पूर्वजों से प्राप्त होती हैं, वो क्या कहलाता है, हमारा वंशानुक्रम। अब हम बात करते हैं पाठ्य सहग्रामी क्रियाएं, यानी कि कक्षा में वातावरण ऐसा होना चाहिए, बच्चों को वाद विवाद प्रतियोगिता रखवानी चाहिए, निबंध का लेखन करवाना चाहिए, कहानी सुना करके बच्चों को सिखाना चाहिए, बच्चों को भ्रमण करके सिखाना चाहिए, खेल कूद करके सिखाना चाहिए। इससे बच्चा कैसे सीखेगा, अच्छे से सीखेगा। बच्चे को पुनर्बलन दे करके सिखाना चाहिए, बच्चे को मोटिवेशन दे करके सिखाना चाहिए। और जैसे कि यहाँ पर जब हम नई वीडियोस लाते हैं तो हमारा मोटिवेशन क्या होता है कि हमको कितनी लाइक्स मिली, कितने
लोगों ने हमको लाइक किया। लाइक से क्या होता है दोस्तों, लाइक से अच्छा लगता है कि आप लोग जब वीडियो को लाइक करते हो तो ये अच्छा लगता है कि वीडियो जितनी चली है उनमें से अगर ज़्यादा लोगों ने लाइक किया है तो क्या होता है, दूसरी वीडियो बनाने में भी हमको बहुत ही मदद मिलती है। बच्चों के साथ साथ हर व्यक्ति को पुनर्वलन की आवश्यकता होती है। मान लीजिए यदि आप ही किसी भी काम को करने जा रहे हैं और आपको पुनर्बलन नहीं मिला, पुनर्बलन के रूप में काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, तो अगर आपको वहाँ पर उस कार्य के लिए पुनर्बलन नहीं मिला, मोटिवेशन नहीं मिला, तो आप दोबारा उस कार्य को करना पसंद नहीं करेंगे। और अगर कार्य करेंगे भी तो कैसे करेंगे, बिना मन से करेंगे। तो याद रखिएगा दोस्तों, ये होता है आपका प्रभावित करने वाले कारकों के अंतर्गत अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। वीडियो कैसी लगी बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और अपने मित्रों के पास में वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।